नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम या टॉपिक का नाम आपको सामने दिखाई दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट। आज तक हमने दो चैप्टर कवर कर लिए, एक तो कोशिका और एक कोशिका विभाजन। टोटल 10 लेक्चर उन दोनों चैप्टर को करने में लगे हमें। आज हम जैव अणु, बायोमोलिक्यूल, एक चैप्टर आपको पता होगा, आपका जूलॉजी का चैप्टर है जैव अणु, उसको हम आज कवर करेंगे। मतलब पूरा चैप्टर नहीं, उसको 3-4 क्लासें लगेगी, लेकिन आज हम उसका एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद हमें प्रोटीन पढ़ने हैं, अमाइनो एसिड्स पढ़ने हैं, ठीक है, विटामिन्स पढ़ने हैं, लिपिड्स पढ़ने हैं। ये सारी चीज़ें जो हमारे सिलेबस में हैं वो हमें पढ़नी है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे अगर इसको देखा जाए तो ये जो चैप्टर लगता है ये केमिस्ट्री में भी लगता है और बायो में भी लगता है। दोनों, आप कहीं से भी इसको एक बार पढ़ लीजिए, दोनों में काम आने वाला है कहीं पे भी, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक माने जाते हैं इनको। कि जब आपको यहाँ पे जब आप जाओगे, जैसे प्रैक्टिकल वगैरह करने जाते हो, तो ये बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल होते हैं, है ना। तो ये चैप्टर आपकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों में काम आने वाले हैं। तो कम से कम, और ये चीज़ बेसिक भी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये चीज़ एक तरीके से बेसिक चीज़ें हैं, तो ये हमें आनी भी चाहिए। ज़रूरी नहीं है वो किसी एग्ज़ाम के सिलेबस में दे रखी हो या नहीं भी दे रखी हो, ये चीज़ें तो हमें आनी चाहिए, ठीक है। तो वैसे लैब असिस्टेंट के सिलेबस में आपके क्लियरली मेंशन कर रखा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, तो उनको हमें पढ़ना ही है, लेकिन नहीं भी दे रखा है तो हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट इस लेक्चर में हम आज कंप्लीट पूरा पढ़ेंगे, जितना हमें पढ़ना चाहिए, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सवाल बन सकते हैं, जितने कंसेप्ट है और जितनी भी चीज़ें आपको इसमें समझनी है वो A to Z आपको समझा दी जाएगी। आपको इसमें बिल्कुल ही अन्य कोई जगह पे भागने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल इस क्लास को देखो, ध्यान से देखो और इसके नोट्स बनाओ, ठीक है। कुछ बच्चों को दिक्कत आती है कि सर हमें इसकी जो स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसे बनती है, राइबोज की कैसे बनती है, सुक्रोज की कैसे बनती है, वो हमें नहीं बनानी आती। तो आज एकदम आप सब कुछ सीख जाओगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप ये क्लास देखने से पहले ये ठान के बैठो कि मुझे ये जितना भी पढ़ाया जाएगा इस क्लास में वो मुझे यहीं पे याद करना है, मैक्सिमम जितना हो सके सारी चीज़ें मैं यहीं पे याद कर लूँ, ठीक है। ये ठान के बैठोगे तो लगभग 60 से 70% चीज़ें आपके दिमाग में आएगी, ठीक है। तो पूरे 100% कंसंट्रेशन में आपका इस क्लास में चाहूँगा। कार्बोहाइड्रेट एक इजी टॉपिक है, बिल्कुल एंजॉय करते करते पढ़ेंगे और लंबी क्लास भी नहीं होगी, 1 घंटे के अंदर अंदर अपन इसको कर लेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। आज जो है कार्बोहाइड्रेट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक बात है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट कहते किसे हैं ये परिभाषा हम जानेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट, जब आप इस नाम को ध्यान से देखोगे, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, यहां पे आप जब इस नाम को ध्यान से देखोगे तो एक तो दिख रहा है कार्बो, यानी कि कार्बन, यहां से हमें पता चल रहा है कार्बन, और एक हमें पता चल रहा है हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब होता है जल, और जल में क्या होता है, एक तो होता है हाइड्रोजन और एक होता है ऑक्सीजन। एक तो होता है हाइड्रोजन और एक होता है ऑक्सीजन। यानी कि अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन मिलकर के करते, कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन मिलकर करते हैं। इस बात में बताओ किसी को कोई दिक्कत? ये बात कोई नई बात नहीं है, जो आप नाम आप देख रहे हो कार्बोहाइड्रेट जो ऊपर लिखा हुआ है, इसी नाम से पता चल रहा है। कार्बो से कार्बन, हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, जल। आपको कहा जाता है कि लगातार आप हाइड्रेट रहना चाहिए आपको, है ना। तो हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, और वाटर किससे मिलकर बना होता है, पानी किससे मिलकर बना होता है, पानी बनना होता है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। यानी कि 3 चीजें हैं जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं, एक तो कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। मुझे नहीं लगता ये किसी भी बच्चे को याद रखना पड़ेगा या फिर उसको याद रखने में इसमें मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बिल्कुल आप
नाम को देख के भी इसका अंदाजा लगा सकते हैं। रही बात दूसरी, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इन्हें सैकेराइड कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? सैकेराइड, सैकेराइड या शर्करा। इन्हें सैकेराइड या शर्करा भी कहा जाता है। सैकेराइड या शर्करा भी कहा जाता है। ये स्वाद में मीठे होते हैं। नाम शर्करा आ गया, मतलब सिंपल सी बात है, ये कैसे होंगे? स्वाद में मीठे होते हैं। स्वाद में मीठे होते हैं। ये कुछ कार्बोहाइड्रेट के बारे में बेसिक बातें थी, जहां से सवाल बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, वो हमें मतलब नहीं है। लेकिन हम कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ से अपन को ये चीजें समझ में आ गई कि कार्बोहाइड्रेट जो है उसे हम सैकेराइड भी कह सकते हैं, शर्करा भी कह सकते हैं। और शर्करा नाम आते ही समझ जाना ये स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। स्वाद में मीठे होते हैं, स्वीट होते हैं। और मीठे होने के बाद अब हम आगे और भी मीठी मीठी बातें करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। पहले आप इतना समझ लो, नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है कर लो, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, अब हम कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। अब तक आपको ये समझ में आ गया कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। अब आपको कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, इसका वर्गीकरण क्या होता है, वो हमें समझना है। समझ गए मेरी बात को? तो अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बताएंगे। इसको मैं मिटा सकता हूं, चलो। कार्बोहाइड्रेट, इसका वर्गीकरण अपन कर देते हैं। एक तो हो जाएगा मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। एक हो जाएगा यहां पे ओलिगोसैकेराइड। सैकेराइड क्या है अब तो आपको समझ आ गया, कार्बोहाइड्रेट को ही सैकेराइड कहते हैं। और एक आपका हो जाएगा पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ये हमने कार्बोहाइड्रेट को तीन भागों में बांट दिया, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनो मतलब सिंगल, ओलिगो मतलब जुड़ा, है ना। और कम, ओलिगो का मतलब होता है कम मात्रा, और पॉलीसैकेराइड, पॉली मतलब बहुत सारे। समझ गए? तो ये तीन चीजें यहाँ पे आपको बताई जा रही है, मोनो, ओलिगो और पॉली। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट की प्रकार है। या कार्बोहाइड्रेट का अगर हम वर्गीकृत करें तो इसको तीन भागों में बांटा जाता है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब इन नाम को ध्यान से समझना है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, एक, ये आपको पता है। पॉली का मतलब, पॉली मतलब अनेक, जैसे कि एक होता है मोनोमर, आपने बहुलक वाला चैप्टर पढ़ा। एक होता है मोनोमर, मोनोमर से बनता है पॉलीमर। तो मोनोमर मतलब एक सिंगल यूनिट, पॉलीमर मतलब वो यूनिट जो बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ जाती है, तो वही यहाँ पे है पॉली। और बीच में यहाँ पे लिखा हुआ है ओलिगो। ओलिगो का मतलब कम संख्या, ओलिगो का मतलब होता है कम संख्या में। एक बीमारी आपने सुनी होगी जैसे ओलिगोस्पर्मिया, स्पर्म, नंबर ऑफ स्पर्म कम बनते हैं तो उसको ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। वही यहाँ पे ओलिगो का मतलब होता है कम संख्या में। तो यहाँ पे मोनोसैकेराइड का मतलब एक यूनिट होगी, ओलिगोसैकेराइड का मतलब यहाँ पे यूनिट जुड़ी हुई होगी लेकिन कम यूनिट जुड़ी होगी, 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, जितनी भी होगी अभी मैं बात करूंगा। और पॉलीसैकेराइड का मतलब, पॉली मतलब बहुत सारी, यहाँ पे बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ी होगी तो उसे पॉलीसैकेराइड। सिंपल सी बात समझ में आ रही है? सुनो ध्यान से। अब देखो मोनोसैकेराइड क्या होता है। मोनोसैकेराइड सबसे सरल प्रकार की जो शर्करा होती है, सबसे सरल प्रकार की शर्करा, सबसे सरल प्रकार की शर्करा जिसका जल अपघटन नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सबसे सरल प्रकार की शर्करा जिसका जल अपघटन नहीं हो सकता उसे कहेंगे मोनोसैकेराइड। तो ये होती है मोनोसैकेराइड।
अब आप ये मान के चलिए कि मोनोसेक्राइड एक तरीके से एकलक इकाई है। क्या है? एकलक इकाई है। ओलिगोसेक्राइड में जब 2 से लेकर के 9 तक मोनोसेक्राइड इकाइयां आपस में जुड़ती है, 2 से लेकर के 9 तक मोनोसेक्राइड इकाइयां आपस में जुड़ती है, तो इनका निर्माण होता है। इनका किनका? ओलिगोसेक्राइड। जब बहुत सारी कितनी? 10 से भी ज्यादा, है ना, 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड इकाइयां आपस में जुड़ती है, तब किसका निर्माण होता है? पॉलीसेकेराइड। तीनों बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? एक तरीके से ये आप समझ लो कि जो मोनोसेकेराइड है वो सबसे सरल प्रकार की संरचना है, या ये मोनोमर है, एक तरीके से एकलक है। इसी मोनोमर से, इसी मोनोसेकेराइड से ओलिगोसेकेराइड बनता है, और इसी मोनोसेकेराइड से पॉलीसेकेराइड बनता है। कैसे सर? अगर ये मोनोसेक्राइड इकाइयां आपस में जुड़ती है, इनकी जुड़ने की संख्या 2 है, यानी कि आपस में 2 मोनोसेक्राइड इकाइयां जुड़ गई, या 3 जुड़ गई, या 4 या 5 6 7 8 9 तक जुड़ गई, तो वो हो जाएगी ओलिगोसेक्राइड। और 9 से भी ज्यादा है, 10 से भी ज्यादा है, बहुत सारी, अपन यूं कहते हैं उसको, 15 20 हजार 10,000 मोनोसेक्राइड इकाइयां आपस में जुड़ गई, तो उसको पॉलीसेक्राइड नाम दे देते हैं। समझ गए मेरी बात को? अब हमारे सिलेबस में केवल और केवल ओलिगोसेकेराइड में क्या है? डाइसेकेराइड। इसका क्या मतलब हो? डाइसेकेराइड का मतलब इसमें 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में जुड़ी होती है। डाइसेकेराइड का मतलब क्या हुआ? इसमें 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में जुड़ी होती है। अगर 3 जुड़ी होगी तो ट्राइसेकेराइड, 4 जुड़ी होगी तो टेट्रासेकेराइड, 5 तो पेंटासेकेराइड, ऐसे आगे नाम दे दिया जाता है। लेकिन हमारे सिलेबस में डाइसेकेराइड। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, आई होप। अब मैंने एक दूसरी और चीज लिखी कि यहाँ पे ऐसी शर्करा जिसका जल अपघटन नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ओलिगोसेकेराइड जो शर्करा होगी, इनका अगर आप ये तोड़ोगे इनको, तो इनका जल अपघटन होगा, यानी कि H2O अणु बाहर निकलेगा। इनको भी जब आप तोड़ेंगे तो H2O अणु बाहर निकलेगा, लेकिन इनका अपघटन नहीं हो सकता। इनका अपघटन नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इनका जल अपघटन, क्योंकि ये सबसे सरल प्रकार की है, ये मोनोमर है, ये आगे टूटेगी भी नहीं, तो कहाँ से जल अपघटन होगा, है ना? कहाँ से जल का अणु निकलेगा? जब ये आगे फर्दर डिवाइड ही नहीं करेगी, टूटेगी भी नहीं, तो जल का अणु कहाँ से निकलेगा? लेकिन ये तो अब देखो, ये ओलिगोसेकेराइड किससे बनी है? मोनोसेकेराइड से। तो 2 मोनोसेकेराइड है, तो 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां वो तो आपस में टूट सकती है ना, अलग अलग हो सकती है, तो जब वो अलग होगी तो जल का अणु निकलेगा। इसमें भी बहुत सारे पॉलीसेकेराइड के अंदर मोनोसेकेराइड होती है, तो ये जब टूटेंगे तो जल का अणु बाहर निकलेगा, है ना? लेकिन इसमें टूटेगा क्या? ये तो खुद मोनोमर है, इसलिए हमने कहता है इसका जल अपघटन नहीं हो सकता। अब मोनोसेकेराइड इकाइयां होती कौन सी है सर, बताइए हमें। देखो मोनोसेकेराइड इकाइयां, देखो अब इसको अलग अलग हम भागों में बांटेंगे। एक तो हम इसको बांटेंगे कार्बन की संख्या के आधार पर, कार्बन की संख्या के आधार पर। एक हम इसको बांटेंगे क्रियात्मक समूह के आधार पर, क्रियात्मक समूह के आधार पर। एक चीज मैं आपको शुरुआत में कार्बोहाइड्रेट की बेसिक जानकारी में बताना भूल गया कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। ये बात आप वहां पे नोट कर लीजिए, जो पहली स्लाइड हमने लिखी थी जहां पे हमने बात की थी कि ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, ये सैकराइड कहलाते हैं, ये स्वाद में मीठे होते हैं। वहां पे एक चीज आपको नोट करनी है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनके अंदर मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में या तो एल्डिहाइड या कीटोन होता है। जितनी केमिस्ट्री आती है, एल्डिहाइड कीटोन क्या होता है? एल्डिहाइड जब ये कार्बन है, इसके नीचे डबल बॉन्ड है और इस साइड में अगर हाइड्रोजन है, इसके बाद और चेन नहीं है, तो इसको हम नाम दे देंगे एल्डिहाइड, और इसके बाद में कार्बन की और चेन है तो ये हो जाएगा कीटोन, है ना? तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसमें फंक्शनल ग्रुप के रूप में या तो
एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। ठीक है, अब हमने मोनोसेक्राइड को कार्बन की संख्या के आधार पर हम बांटेंगे और क्रियात्मक समूह के आधार पर बांटेंगे। अगर कार्बन की संख्या के आधार पर बांटे तो अगर कार्बन की संख्या 3 है तो उसको नाम दे देंगे हम ट्रायोज। क्या नाम दे देंगे? ट्रायोज। कार्बन की संख्या 4 है तो उसको नाम दे देंगे टेट्रोज। कार्बन की संख्या 5 है तो उसको नाम दे देंगे पेंटोज। और ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, पेंटोज शर्करा कौन कौन सी होती है, इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, ये इसके एग्जाम्पल। और कार्बन की संख्या 6 है तो उसको हम नाम दे देंगे हेक्सोस। और हेक्सोस शुगर कौन सी होती है, इसका एग्जाम्पल अगर आपको याद रखना है तो याद रखेंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, और गैलेक्टोज। समझ गए मेरी बात को? दिख रहा है कि बहुत छोटा दिख रहा है आपको? कोई बात नहीं, ये चीजें तो बेसिक चीजें। अब वही कार्बन की संख्या 7 हो जाएगी तो हेप्टोज हो जाएगा, 8 हो जाएगी तो ऑक्टोज हो जाएगा। वो आपको सारे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको एक कंसेप्ट बढ़ाने के लिए मैंने बताया था। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ट्रायोज, टेट्रोज, इनकी एग्जाम्पल आपने नहीं करवाए तो इनके आपको याद रखने भी नहीं है ना। जैसे कि पेंटोज के अंदर और होते हैं, एर्बिनोज होता है, जाइलुलोज होता है ना, इसमें ग्लिसरॉल आ जाएगा, ट्रायोज के अंदर ग्लिसरॉल आ जाएगा, लेकिन वो हमें काम के नहीं है। हमें सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, पेंटोज के अंदर आएगा राइबोज और हेक्सोज के अंदर 3 शर्करा आती है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। 3 शर्करा आती है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। अभी मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ बेसिक फ्लो चार्ट बनाना चाहता हूँ, फिर मैं एक एक चीज आपको ग्लूकोज को अलग से लेके समझाऊंगा, फ्रक्टोज क्या होती है, सारी चीजें समझाऊंगा। लेकिन अभी आपको देखो, मैंने ऐसे लिखा है, आप खुले खुले लिखना, बढ़िया ढंग से लिखना कि कार्बन की संख्या के आधार पर हम बांटे तो अगर मान लो कार्बन की संख्या 3 है तो उसको हम ट्रायोज शुगर कह देंगे, है ना। कार्बन की संख्या 3 है तो उसे हम क्या दे देंगे, ट्रायोज शर्करा नाम दे देंगे, है ना। टेट्रोज, पेंटोज शर्करा, है ना, हेक्सोज शर्करा, ये हो जाएगी। तो इसका पेंटोज का एग्जांपल ये हो जाएगा और हेक्सोज के एग्जांपल ये सारे हेक्सोज के एग्जांपल हैं। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। अब क्रियात्मक समूह के आधार पर, क्रियात्मक समूह के आधार का मतलब है कि ऐसी शर्करा जिसमें क्रियात्मक समूह CHO यानी कि एल्डिहाइड हो, है ना, जिसके अंदर मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में एल्डिहाइड हो, ऐसी कौन सी शर्करा है। और एक ऐसी है जिनके अंदर मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में कीटोन होता है। तो एल्डिहाइड जिसके अंदर होता है वो तो एक तो हो जाएगी आपकी ग्लूकोज और एक हो जाएगी गैलेक्टोज, यानी कि गैस से स्टार्ट होने वाली दोनों इसमें आ जाएगी। और जो फ्रक्टोज है आपका, उसके अंदर मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में कीटोन होता है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। बताओ, ये इतनी चीजें मैंने बताई, इसमें आपको कोई दिक्कत है? इतनी चीजें मैंने आपको बताई, क्या इसमें आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया आपको? क्या याद रखना है कि भाई कार्बन की संख्या के आधार पर हमने मोनोसेक्राइड को 2 भागों में बांटा, एक कार्बन की संख्या के आधार पर और एक क्रियात्मक समूह के आधार पर। कार्बन की संख्या के आधार पर हम इसको अगर बांटे तो कार्बन की संख्या 3 है तो ट्रायोज कह देंगे, 4 है तो टेट्रोज, 5 है तो पेंटोज, ये ऐसे। इसमें जो मेनली हमें याद रखना है, फोकस रखना है, वो पेंटोज और हेक्सोज शुगर पे रखना है। पेंटोज शर्करा कौन सी होती है, जो राइबोज शर्करा होती है, जो हमारे आरएनए के अंदर पाई जाती है, वो पेंटोज शुगर है। और हेक्सोज कौन सी होती है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, ये तीनों हेक्सोज शुगर होती है। उसके बाद क्रियात्मक समूह के आधार पर अगर हम मोनोसेक्राइड को बांटे तो कुछ तो शर्करा ऐसी होती है जिसमें एल्डिहाइड मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में होता है और कुछ शर्करा ऐसी होती है जिसमें कीटोन मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में होता है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसके अंदर क्रियात्मक समूह के रूप में या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। तो जिसमें एल्डिहाइड होता है वो तो हो जाएगी ग्लूकोज और गैलेक्टोज, यानी इन दोनों शर्कराओं के अंदर एल्डिहाइड मुख्य क्रियात्मक समूह होता है, जबकि फ्रक्टोज के अंदर कीटोन होता है। इतनी बातें क्लियर है? चलो, अब इसके अंदर हमें पढ़ना है डाइसैकेराइड। और डाइसैकेराइड शर्करा कौन कौन सी है, ध्यान से सुनना। एक तो होती है सुक्रोज, एक तो होती है सुक्रोज, एक होती है माल्टोज और एक होती है लैक्टोज। ये 3 शर्करा है जो आपकी डाइसैकेराइड शर्करा कहलाती है।
ग्लूकोज, गैलेक्टोज, माल्टोज ये मोनोसेकेराइड शर्करा है, लेकिन सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज ये डाइसेकेराइड शर्करा है। डाइसेकेराइड का मतलब मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि इसमें दो मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में जुड़ती है तो उसे डाइसेकेराइड कहते हैं। तो भाई सुक्रोज में कौन सी दो मोनोसेकेराइड इकाइयां जुड़ती है, लैक्टोज में कौन सी जुड़ती है और माल्टोज में कौन सी जुड़ती है, ये भी हमें पता है, ये भी हमें समझना है। तो सुक्रोज के अंदर जुड़ता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। माल्टोज में दो ग्लूकोज इकाइयां आपस में जुड़ती हैं तो मैं लिख देता हूं ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और गैलेक्टोज के अंदर यहां पे आपकी एक तो ग्लूकोज और एक आपकी गैलेक्टोज, ये इसके अंदर मोनोसेकेराइड इकाइयां जुड़ी रहती है। दो दो मोनोसेकेराइड इकाइयां होगी सब में, क्योंकि डाइसेकेराइड शर्करा है। और तीनों एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। यहां से सवाल बहुत बार बनते हैं, बहुत ज्यादा बार, कि सुक्रोज के अंदर कौन सी दो मोनोसेकेराइड इकाइयां होती हैं, माल्टोज में कौन सी होती है, लैक्टोज में कौन सी होती है। समझ गए मेरी बात को। जो लैक्टोज होती है, इस लैक्टोज को अपन मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं, मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। जो सुक्रोज होती है इसको अपन कैन शुगर या टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो हमारे घरों के अंदर जो चीनी होती है ना, वो सुक्रोज होती है। घरों के अंदर जो चीनी हम काम में लेते हैं वो सुक्रोज होती है। कैन शुगर या टेबल शुगर इसे कहते हैं। ये माल्ट शुगर हो जाएगी और ये मिल्क शुगर यानी कि दुग्ध शर्करा हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझना है। अब हम बात करें पॉलीसेकेराइड की, तो इसमें बहुत सारी मोनोसेकेराइड इकाई आपस में जुड़ती है। और इसकी अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि पॉलीसेकेराइड में कौन कौन आता है, तो आप ध्यान से लिख लीजिए। एक तो आ जाएगा ग्लाइकोजन, जो हमें पढ़ना है। एक हो जाएगा, इसको भी अपन दो भागों में बांटेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास, फिर भी अपन कोशिश करते हैं। इसको भी अपन दो भागों में बांटेंगे। एक होते हैं होमोपॉलीसेकेराइड, एक होते हैं होमोपॉलीसेकेराइड और एक होते हैं हेटेरोपॉलीसेकेराइड। अब आगे आप समझ गए, होमोपॉलीसेकेराइड, ये हेटेरोपॉलीसेकेराइड लिख देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि सभी एकलक इकाइयां समान हो। अगर सारी की सारी एकलक इकाइयां समान होती है तो बहुत होमोपॉलीसेकेराइड। नाम से पता चल रहा है, होमो का मतलब होता है समान और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। यानी कि यहां पे जो एकलक इकाइयां होती है वो अलग अलग होती है। जुड़ने वाली एकलक इकाइयां, जुड़ने वाली एकलक इकाइयां की जगह मैं यूनिट्स लिख देता हूं, एकलक यूनिट्स अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये इसके अंदर समझना। अब इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आ जाएगा ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज, काइटिन, और इसके अंदर आ जाएगा पेप्टिडोग्लाइकन, और इसके अंदर एक एग्जांपल और रख लो यार, इन्यूलिन। थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर आपको लग रहा होगा कचरा, घास कट गई, लेकिन मैंने पूरे कार्बोहाइड्रेट को एक ही स्लाइड पे पिरोने का काम किया है। हो सकता है आपको वैसे दिख रहा होगा आसानी से, मुझे नहीं लगता कोई चीज़ दिख नहीं रही होगी। दिख रहा है ना, कमेंट कर दो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। दिख रहा है सारी चीज़ें अच्छे से। यहाँ पे ये जो मैंने आपके सामने फ्लो चार्ट बनाया है, आप ये समझ लो कि ये अगर आपको आता है, ये फ्लो चार्ट अगर आपको आता है तो कार्बोहाइड्रेट का 80% आपके दिमाग से काम खत्म है। 80% चीजें आपको याद हो गई, इतनी चीजें आपको। अब बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ इनकी स्ट्रक्चर बनानी कि भाई सुक्रोज की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, माल्टोज की कैसे बनेगी, वो मैं आपको 2 मिनट में सिखा दूंगा।
वो तो मैं आपको, वो तो सीखने वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़ है, जो रटने वाली चीज़ है वो इतनी है, और उसको भी मैंने बेहतरीन ढंग से आपके सामने लिखा है। एक बार मैं इसको फिर से समझाऊंगा, लेकिन इसका आप स्क्रीनशॉट लो आप, ठीक है। ये पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट का फ्लो चार्ट है, ठीक है। अब ये आप कहते हैं ना शॉर्ट नोट्स, ये शॉर्ट नोट्स और ये डिटेल नोट्स है, ठीक है। तो ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक बार फिर से दोबारा इसको ढंग से समझा दूं। ले लिया? चलो अब सुनो, अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया या लिख लिया, या इस साइड देखो, मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वो चीज हम पहले बात कर चुके हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाले अणु कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। उसके बाद हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट जो है इनको सैकेराइड भी कहते हैं। तो यहाँ पे पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, इनके पीछे जो सैकेराइड शब्द आ रहा है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट को। सैकेराइड शब्द आने से ही हमको पता चलता है कि ये कार्बोहाइड्रेट है। भाई पोली तो बहुत सारी जगह पोली शब्द यूज होता है, तो पोली से थोड़ी पता चल रहा है, पीछे जो सैकेराइड शब्द आ रहा है इसी से हमें पता चल रहा है कि ये कार्बोहाइड्रेट है। तो ये भी बात समझ में आ गई सर। अब यहाँ पे हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट का हम वर्गीकरण करेंगे, इसको 3 भागों में बांटेंगे। कार्बोहाइड्रेट यानी कि सैकेराइड को हम 3 भागों में बांटेंगे। कौन कौन से? एक मोनोसैकेराइड, एक ओलिगोसैकेराइड, एक पॉलीसैकेराइड। मोनो का मतलब होता है सिंगल, ओलिगो का मतलब होता है कम संख्या में, और पोली का मतलब होता है बहुत सारी, बहुत ज्यादा संख्या। इतना भी आपको समझ में आ गया। अब मोनोसैकेराइड जो है एक्चुअल में ये सबसे सरल प्रकार की शर्करा होती है, सबसे सरल प्रकार की शर्करा होती है। या फिर मैं यूं कहूं कि जो एकलक इकाई होती है, जो मोनोमर होता है, वो है मोनोसैकेराइड। यही मोनोसैकेराइड मिलकर के ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड का निर्माण करता है। जब ये मोनोसैकेराइड 2 से लेकर के 9 तक संख्या में जुड़ती है, तब तक तो ये ओलिगोसैकेराइड कहलाती है। अगर 2 जुड़ती है तो डाइसैकेराइड, 3 तो ट्राइसैकेराइड, 9 तक जुड़ती है तब तक वो ओलिगोसैकेराइड, और 9 से ज्यादा संख्या में जुड़ती है 10, 12,000, 10,000, 12,000, तब वो पॉलीसैकेराइड कहलाती है। इतनी बातें क्लियर है? अब हमने कहा कि जो ओलिगोसैकेराइड है उसमें केवल और केवल डाइसैकेराइड हमारे सिलेबस में। फिर मैंने कहा कि इनका जल अपघटन नहीं हो सकता। जो मोनोसैकेराइड है इसका जल अपघटन नहीं हो सकता। जल अपघटन का मतलब क्या है कि जब किसी अणु को तोड़े तो उसमें से जल का अणु बाहर निकले, उसे कहते हैं जल अपघटन, है ना। जल अपघटन क्या होता है? कोई भी कार्बनिक अणु है या कोई भी चीज है, कोई भी रिएक्शन है, उसमें से जल का अणु बाहर निकलता है उसको तोड़ने पर, तो वो जल अपघटन होता है। अब इसको तोड़ोगे कैसे? मोनोसैकेराइड मैंने ये कह दिया कि ये सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई, तो इसको आगे और कैसे तोड़ोगे? नहीं तोड़ पाओगे, तो इसका जल अपघटन संभव ही नहीं है। इसको तोड़ सकते हो ओलिगोसैकेराइड को, भाई अगर 2 इकाइयां जुड़ी हुई है तो डाइसैकेराइड कहलाएगी, है ना। तो इसको तोड़ सकते हो, 3 जुड़ी है तो भी तोड़ सकते हो, पॉलीसैकेराइड को भी तोड़ सकते थे। यानी कि यहाँ पे जल अपघटन होता है, जल का अणु बाहर निकलता है, ठीक है साहब। अब मैंने कहा हम मोनोसैकेराइड को वर्गीकृत करते हैं। मोनोसैकेराइड को मैंने 2 प्रकार से वर्गीकृत किया, एक तो कार्बन की संख्या के आधार पर और एक क्रियात्मक समूह के आधार पर। कार्बन की संख्या अगर 3 है तो ट्रायोसुगर, 4 है तो टेट्रोसुगर, 5 है तो पेंटोज, 6 है तो हेक्सोस। हमें जो याद रखना है वो पेंटोज और हेक्सोस, हमें याद रखना है पेंटोज और हेक्सोस। पेंटोसुगर कौन सी होती है? यानी कि ऐसी कौन सी शर्करा है जिसमें 5 कार्बन होते हैं, तो वो राइबोज शर्करा होती है जो आरएनए में पाई जाती है। हेक्सोस शर्करा कौन सी होती है? जिसमें 6 कार्बन होते हैं, तो वो आपकी 3 शर्करा है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। इतनी सी बात है। फिर क्रियात्मक समूह के आधार पर अगर हम मोनोसैकेराइड को बांटे तो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे मोनोसैकेराइड जिसमें एल्डिहाइड पाया जाता है, और एक ऐसे मोनोसैकेराइड जिसमें कीटोन पाया जाता है। यानी कि ये एल्डोज शुगर है, ये कीटोज शुगर है। एल्डिहाइड किस में पाया जाएगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में एल्डिहाइड, और कीटोन में फ्रक्टोज पाया जाएगा। गैस से स्टार्ट होने वाली एल्डिहाइड है और ये फैट से स्टार्ट हो रही फ्रक्टोज, ये अलग है, तो ये कीटोन ग्रुप हो जाएगा। ये मोनोसैकेराइड इतना आपका कंप्लीट है। अब इसमें केवल हमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज इनकी स्ट्रक्चर देखनी है कि इसकी संरचना कैसी होती है, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब बात आती है ओलिगोसैकेराइड। मैंने कहा ओलिगोसैकेराइड में हमारे सिलेबस में केवल डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड का मतलब इसमें 2 मोनोसैकेराइड इकाई आपस में जुड़ेगी। डाइसैकेराइड शर्करा कौन कौन सी है? तो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये 3 है डाइसैकेराइड। चूंकि ये डाइसैकेराइड है तो इसमें 2 मोनोसैकेराइड इकाई होगी, तो सुक्रोज में कौन सी होगी? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। माल्टोज में 2 ग्लूकोज होगी,
लैक्टोज में ग्लूकोज और गैलेक्टोज होगी। फिर मैंने कहा कि लैक्टोज को मिल्क शुगर और सुक्रोज को केन या टेबल शुगर भी कहा जाता है। फिर हम आए पॉलीसेकेराइड पे। पॉलीसेकेराइड मैंने कहा कि दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं होमोपॉलीसेकेराइड और एक होते हैं हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमो का मतलब होता है समान और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो होमोपॉलीसेकेराइड है इसमें समान प्रकार की मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में जुड़ेगी। सर हमें तो नहीं समझ पाया। जैसे कि मान लो ग्लाइकोजन है, तो इस ग्लाइकोजन के अंदर सारे के सारे ग्लूकोज होते हैं, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ग्लूकोज हो जाएंगे, है ना, सारे के सारे ग्लूकोज आपस में जुड़ेंगे तो हो जाएगा होमोपॉलीसेकेराइड। लेकिन जो हेटेरोपॉलीसेकेराइड होता है इसमें जो जुड़ने वाली एकलक इकाइयां होती है वो अलग अलग होती है। उसमें ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज कितने भी हो सकते हैं, दो अलग अलग हो सकती है, तीन अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक समान प्रकार की नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि सारी की सारी इसमें एकलक इकाइयां ग्लूकोज है, नहीं। अगर ऐसा है तो फिर वो होमोपॉलीसेकेराइड। अगर उसमें ग्लूकोज है, बीच बीच में फ्रक्टोज आ रहा है, यानी कि दो अलग अलग इकाइयां हो गई, तो फिर वो हेटेरोपॉलीसेकेराइड की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझनी थी इस स्लाइड से। अगर इतनी बातें आपको समझ में आती है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें अगर आपको समझ आती है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेटा मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बार बार मैं कह रहा हूं आपको, या फिर लिखना चाहो तो लिख लो। चलो अब मैं मिटा रहा हूं फाइनली इसको। अब हम संरचना देखते हैं। अब एक एक करके हमें पढ़ना है कि भाई ग्लूकोज क्या होता है, गैलेक्टोज क्या होता है, फ्रक्टोज क्या होता है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, है ना, ग्लाइकोजन क्या होता है, स्टार्च क्या होता है। ये इसके एग्जाम्पल है, मैंने बता दिया। होमोपॉलीसेकेराइड में ये 5 एग्जाम्पल याद रखने और हेटेरो में केवल एक याद रखना, पेप्टिडोग्लाइकन। इनके बारे में भी अपन बात करेंगे अभी। ठीक बात है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो बताओ भाई। यहां से चीजों को समझो और फिर सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, है ना। यहां से आपने चीजों को समझ लिया, चीजों को समझने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो बायोलॉजी यहां से आपको समझ के नोट्स बनाओ, और मैंने टेस्ट सीरीज भी बना के रखी है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दूं कि जो माजिसा एजुकेशन एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है, और वहां पे जब आप डाउनलोड करोगे, लॉगिन कर लोगे, तो जब आप नीचे जाओगे तो वहां पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। बायोलॉजी की भी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी है। ठीक है, तो अपन को बायोलॉजी यहाँ से पढ़नी और फिर वहां से टेस्ट सीरीज उसको ज्वाइन कर लो। बहुत ही नॉमिनल प्राइस के अंदर जो है आपको लगभग हर चैप्टर से आपको जितने सवाल, जितने कंसेप्ट बनने थे उतने कंसेप्ट सवाल बनाए गए हैं। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, हर एक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन, हर एक टेस्ट का। और जब वो वीडियो सॉल्यूशन आएगा तो उसमें पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। यानी कि एक तरीके से ये मानो कि वो आपका एक सेपरेट कोर्स है, मिनी कोर्स आप मान सकते हो, है ना। यहाँ पे आप चीज़ों को बढ़िया ढंग से समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया ढंग से समझो, मैं पूरी समझाऊंगा। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि एट लास्ट हमें क्वेश्चन ही टैकल करने होते हैं, है ना। तो सवालों को प्रैक्टिस साथ साथ करते रहना चाहिए। अब जैसे ही मैं आपको ये चैप्टर करवा दूंगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तो ये चैप्टर आपका हो गया। आपको लगता है कि ये चैप्टर मैंने बढ़िया ढंग से पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, मुझे समझ में आ गया। तो वो चीज़ आपको कैसे पता चलेगी? जब आप टेस्ट दोगे, है ना। जब आप टेस्ट दोगे तो वो चीज़ पता चलेगी, और टेस्ट देना जरूरी है, ये मैं आपसे कहूंगा। ठीक है, तो बहुत ही कम प्राइस के अंदर, जितना कम हो सकता है उतनी प्राइस में हमने रखा है। और बेहतरीन टेस्ट सीरीज रखी, एक नंबर की टेस्ट सीरीज। हर एक सवाल चुनिंदा सवाल है, जैसे सवाल एग्जाम में आते हैं उसी पैटर्न के सवाल मैंने हर पैटर्न के सवाल डाले। ठीक है, तो एक बार टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लेना माजिसा एजुकेशन से। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे स्ट्रक्चर बनाना। अब देखो, अपन पहले पेंटोज शुगर जो राइबोज पड़ी थी उसकी स्ट्रक्चर बनाए, फिर हेक्सोज शुगर की बनाएंगे। ठीक है, पहले अपन पेंटोज शर्करा जो अपन पढ़ी थी उसकी बात करें। सबसे पहले राइबोज शर्करा। राइबोज शर्करा की संरचना में बढ़ाऊं उससे पहले आपको इसका सूत्र याद होना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए सबको। C5H10O5, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, C5H10O5। अब ये आपकी राइबोज शर्करा का सूत्र हो गया। ठीक है, अब संरचना दो प्रकार की बनती है, एक तो रेखीय संरचना बनती है, एक चक्रीय संरचना बनती है। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? चक्रीय संरचना। रेखीय संरचना में उसको भी मैं बता दूंगा, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है वो है चक्रीय संरचना। ठीक है,
तो पहले हम राइबो शर्करा को बनाने का प्रयास करते हैं। सॉरी, 5 कार्बन है, 1 2, ये पहले मैं रेखीय संरचना बना रहा हूँ, 3 4 और 5। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या करना है, ये जो पहला कार्बन है इसके ऊपर आपको क्या रखना है, एल्डिहाइड ग्रुप रख देना। यही तो था एल्डिहाइड ग्रुप, ये रख दिया। उसके बाद ये जितने भी कार्बन है इन सब के अंदर इस साइड OH आपको लगा देना, इस साइड OH आपको लगा देना। अब आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो जिसकी वैलेंसी जितनी कम पड़ रही है उतने हाइड्रोजन लगा दो। वैलेंसी मतलब संयोजकता। भाई कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो उसके पास जितने बॉन्ड बनाए उतने तो ठीक है, जितने कम पड़ रहे उतने हाइड्रोजन लगा दो। इसके अंदर देखो, अब इसके अंदर कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो 1 हाइड्रोजन लगा दो, इसने भी 3 बना रखे 1 हाइड्रोजन लगा दो, इसने 2 ही बना रखे हैं तो 2 हाइड्रोजन लगा दो। समझ रहे? तो ये राइबो शर्करा की रेखीय संरचना होगी। ये कैसी संरचना होगी, रेखीय संरचना। ये इसकी रेखीय स्ट्रक्चर। अपन को चाहिए चक्रीय संरचना। अपन को कैसे चाहिए, चक्रीय संरचना। वो कैसे बनेगी, ध्यान से सुनो। यहाँ पे आपको ऑक्सीजन रखना है। ये कैसे बनेगी, होगा क्या, यहाँ पे देखो होगा क्या कि ये जो ऑक्सीजन है ना, ये वाला कार्बन, ये वाला कौन सा, ये वाला कार्बन लास्ट से सेकंड कार्बन ये कहेगा भाई मैं तेरे साथ बॉन्ड बनाना चाहता हूँ। ये इस कार्बन को कहेगा कि मैं तेरे साथ बॉन्ड बनाना चाहता हूँ। जो 1 नंबर वाला कार्बन है ना, उसको ये कहेगा कि मैं तेरे साथ बॉन्ड बनाना चाहता हूँ। कौन सा वाला कार्बन, चौथे नंबर वाला कार्बन। तो अब ये कार्बन कहेगा कि तू मेरे साथ बॉन्ड कैसे बनाएगा, मेरे पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4 है ना, ऑलरेडी मेरे पास तो 4 बॉन्ड है। तब ये दिमाग लगाएगा कि यार ये बात भी सही है, इसके पास तो 4 है और 4 से ज़्यादा भी नहीं हो सकते। तो ये क्या करता है कि ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन इसको दे देता है हाइड्रोजन, इसको दे देता है हाइड्रोजन। तो अब सोचो अगर इसने इसको हाइड्रोजन दे दी तो अब ये यहाँ पे इसके साथ सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, ये 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन OH है तो ये इसके साथ सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। तो इसने अपना हाइड्रोजन जो है ना ये इसको दे दिया, तो ये OH हो गया। अब इसने अगर ये इसको दे दिया तो 1 बॉन्ड हो गया। अब इसके पास 1 बॉन्ड कम पड़ गया, तब ये इसके साथ क्या करता है, ये अपना बॉन्ड इसके साथ बना देता है। तो ये कुल मिला के स्ट्रक्चर इसकी ऐसी होगी। समझ में आई कि नहीं आई है? सिंपल है, एक बार मैं फिर से बताऊं। देखो नॉर्मल मैंने कैसे बताई थी, ये से ये तो समझ में आ गई। पहले कैसे भाई 5 कार्बन है, इस साइड सब जगह OH लगा दो, ये यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि ये जो 5 नंबर वाला कार्बन है ना, ये पहले वाले से कहता है कि मैं तो तेरे साथ बॉन्ड बनाऊंगा, है ना। ऑक्सीजन इसका कहता है कि मैं तो तेरे साथ बॉन्ड बनाऊंगा। ये कहेगा तू बनाएगा कैसे, मेरे पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड है। तो ये क्या करता है, ये अपने हाइड्रोजन को क्या कर देता है, इसको दे देता है। और अगर इसने हाइड्रोजन इसको दे दिया तो 1 बॉन्ड इसका अपने आप कम हो जाएगा, है ना। अब 1 बॉन्ड कम हो गया तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ना, ये जो बचा हुआ बॉन्ड है ये ऑक्सीजन बना देता है, ये ऑक्सीजन बना देता है। ये इसकी रेखीय संरचना हो जाएगी। चक्रीय संरचना कैसे बनाऊंगा, देखो ये O तो ऐसे आ ही रहा है, अब ये O इधर बनाना है और फिर कुछ इस तरह की संरचना आपकी बनेगी। ये 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो CH2OH एक कार्बन, ठीक है। देखो ये जो है ना, ये कार्बन है, यहाँ पे आपको ये जो कोने दिख रहे हैं ना, ये क्या है, कार्बन। तो 4 कार्बन तो ये कोने वाले हो गए, एक कार्बन, ये 5 कार्बन हो गए, इसके अंदर 5 ही थे, ठीक। अब संरचना कैसे बनानी, देखो CH2OH ये हमेशा ऊपर रहेगा, इसके नीचे आएगा हाइड्रोजन, इसके नीचे क्या आएगा, हाइड्रोजन। फिर याद रखना ऊपर हाइड्रोजन नीचे OH, ऊपर हाइड्रोजन नीचे OH, ऊपर हाइड्रोजन नीचे OH। बताओ कितनी मुश्किल लगी आपको संरचना, क्या मुश्किल लगा इसे, रेखीय मुश्किल लगी, नहीं लगी, बहुत आसान थी। 5 कार्बन थे, 5 करने हैं, लास्ट में ये 5 वाला जो 4 नंबर वाला कार्बन है ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बनाता है, जो मैंने आपको समझा दिया। चक्रीय संरचना ये भी बहुत आसान है, 5 की ये चेन बनानी, ऑक्सीजन बीच में रख के ये बनाना है। ये बनाने में क्या दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करना सर, ऊपर CH2OH रहेगा, नीचे हाइड्रोजन आ जाएगा, फिर सबके अंदर HOH टिका दो। यही तो संरचना है, यही तो राइबो शर्करा की संरचना है। लेकिन ये कैसी संरचना है, ये कैसी संरचना है, अल्फा संरचना है। ये कैसी संरचना है, अल्फा स्ट्रक्चर है। आपसे कोई कहे कि बीटा संरचना बनाओ, कोई कहे बीटा संरचना बनाओ, तो क्या करोगे, ये जो OH है ना, ये OH ग्रुप ऊपर लगा दो, OH क्या कर दो, ऊपर लगा दो। नहीं समझ पाया, देखो
जैसे कि यहाँ पे मैं इसको फिर से बनाऊँ तो ये CH2OH H H OH H OH, ये जो OH है ना इसको ऊपर कर दो। नॉर्मली इसमें HOH चल रहा है, ये OH है ना इसको ऊपर कर दिया तो ये बीटा स्ट्रक्चर बन गई इसकी। समझिए मेरी बात को, सारे OH ऊपर नहीं करने, लास्ट वाला ये वाला केवल ये OH आपको ऊपर करना है। ये अगर OH नीचे है तो अल्फा स्ट्रक्चर, और ये OH अगर ऊपर है तो बीटा संरचना। बताओ पेंटोज शुगर के अंदर जो राइबोज शर्करा है उसकी संरचना में आपको कुछ लगा कि हमें समझ में नहीं आया? बिल्कुल नहीं, सारी चीजें समझ में आ गई। अब एक शर्करा होती है, आप सबने नाम सुना होगा डीऑक्सीराइबोज, सुना है ना? डीऑक्सीराइबोज शर्करा, ये क्या है? राइबोज शर्करा। ये क्या है? राइबोज शर्करा। फर्क क्या है? डीऑक्सी का। फर्क क्या है? डीऑक्सी का। यानी कि दोनों ही राइबोज है लेकिन ये डीऑक्सी। डीऑक्सी, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन और डी का मतलब होता है निकालना, यानी कि ऑक्सीजन को निकाल दो। क्या कर दो? ऑक्सीजन को निकाल दो, डीऑक्सी कर दो इसका। डीऑक्सी का मतलब है इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दो तो उसे कहेंगे डीऑक्सी। कैसे? इसमें C5H10O5 है, अगर मैं इसी को C5H10O4 कर दूं यानी कि एक ऑक्सीजन कम कर दूं तो ये क्या बन जाएगी? डीऑक्सीराइबोज बन जाएगी। क्या याद रखना इसको? क्या आपको इसको याद रखने में 7 जन्म लग जाएंगे? नहीं भाई, डीऑक्सी नाम से पता चल रहा है यानी कि इसमें से ऑक्सीजन निकाल दो, राइबोज शर्करा का डीऑक्सी कर दो, उसमें से ऑक्सीजन कम कर दो तो एक ऑक्सीजन कम कर दो, डीऑक्सी बन जाएगा। अब संरचना बनानी है तो इसकी चक्रीय संरचना मैं आपको यहाँ पे भी बना के बता देता हूँ। किसकी? इसकी। कैसे बनेगी? सेम ही है, देखो CH2OH H H OH H H H OH। क्या क्या अंतर नजर आ रहा है? ये वाला अंतर आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे तो है OH, यहाँ पे है हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन कम हो गया तो यहाँ पे इस कार्बन पर एक ऑक्सीजन क्या हो जाता है आपका? कम हो जाता है। ठीक है, ये 1 नंबर कार्बन है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर कार्बन। समझ गए मेरी बात को? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो यहाँ पे जो 2 नंबर कार्बन है उस पे एक जो OH ग्रुप होता है उसकी जगह H ग्रुप लग जाता है, इतना सा डिफरेंस होता है डीऑक्सी। तो ये इसकी संरचना भी आप देख सकते हो। ये कैसे स्ट्रक्चर है? अल्फा स्ट्रक्चर, क्योंकि OH नीचे है, OH ऊपर हो गया, बीटा स्ट्रक्चर। बताओ इसके अंदर कोई कंफ्यूजन हुआ? अल्फा संरचना क्या होती है, बीटा संरचना क्या होती है, पेंटोज के अंदर राइबोज की कैसे बनती है, डीऑक्सीराइबोज की कैसे बनती है, सारी चीजें एकदम एग्जैक्ट क्लियर होनी चाहिए। ये चीजें रटनी नहीं है, ये चीजें समझने वाली है। एक बार समझ में आ गया, कभी भी आपको पूछे, कभी भी बनाना है बना लोगे। बस एक चीज याद रखना है कि राइबोज शुगर का सूत्र C5H10O5 होता है, बाकी अपने आप बन जाएगी। राइबोज शुगर क्लियर है कि नहीं बताओ रे? क्लियर है? चलो चलो अब मैं बेटा अब हम आते हैं हेक्सोज शर्करा पे। अब अपन क्या पढ़ेंगे? हेक्सोज शर्करा, उनकी संरचना देखने का प्रयास करेंगे। हेक्सोज शर्करा कौन कौन सी होती है? पहले ग्लूकोज देख लेते। पहले अपन ग्लूकोज देख लेते। ग्लूकोज या कोई भी हेक्सोज शर्करा हो उसका सूत्र क्या होगा? C6H12O6। ये फॉर्मूला होगा C6H12O6। तो इसका ग्लूकोज जो सूत्र क्या होगा? यही होगा C6H12O6। चाहे फ्रक्टोज जो उसका भी क्या होगा? यही होगा। गैलेक्टोज का भी यही होगा। ठीक है साहब, ग्लूकोज की रेखीय संरचना बनाओ पहले। तो 6 कार्बन है तो 6 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4, कितने बने? 1 2 3 4 5 6 बन गए 6 कार्बन। और चूंकि अपन को पता है कि ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं भाई, नई चीज कोई आ ही नहीं रही है, बस संरचना अपन को बनानी है, बाकी सारी चीज अपन पहले से पता है कि ग्लूकोज एक हेक्सोज शर्करा है, पहले ही पढ़ चुके हैं, 6 कार्बन इसमें होंगे। ठीक है, तो चलो 6 कार्बन इसके अंदर है। अब आपको ये भी पता है कि ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर है, मतलब इसके अंदर जो मुख्य क्रियात्मक समूह है वो क्या है? एल्डिहाइड है, ये भी पहले पढ़ चुके हैं। तो एल्डिहाइड यहाँ पे मुख्य क्रियात्मक समूह। ओके सर, अब इसके अंदर क्या करना है? OH और हाइड्रोजन का खेल रहेगा। किसका रहेगा? OH और हाइड्रोजन का खेल रहेगा। ठीक है,
इसमें क्या होता है देखो, OH लगाते जाओ, OH 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 OH। सर आपने यहाँ पे OH नहीं लगाया, यहाँ पे OH मैंने इसलिए लगाया कि यहाँ पे OH आता है इस साइड। ये इतनी सी बात इसमें अलग से आपको ध्यान रखनी है कि इसमें जो OH होगा ना कार्बन के इस साइड आएगा। नॉर्मली OH किस साइड आ रहा है, इस साइड, इस साइड आ रहा है। जैसे कि राइबोज अपन ने पढ़ा उसमें भी सारे इस साइड थे और इसमें भी सारे इस साइड है, लेकिन एक जो OH है कार्बन संख्या 3 वाला वो इस साइड आ रहा है। ये चीज अपन को ध्यान रखने की है। क्या ध्यान रखना है कि एक OH इधर आएगा। अब कुछ नहीं करना, वैलेंसी पूरी कर दो, ऊपर वाले की पूरी है, नीचे वाले की एक कम है तो एक लगा दो, एक लगा दो, एक लगा दो, एक लगा दो, दो लगा दो। ये इसकी रेखीय संरचना बन गई, नहीं बनी। मैंने कहा कि जो सेकेंड लास्ट कार्बन होता है ना ये वाला, इसको हमेशा कुछ न कुछ चुल बची रहती है। क्या चुल बची रहती है, ये इसके साथ जुड़ने को बहुत उतावला रहता है पहले वाले के साथ। तो कैसे जुड़ेगा, वही काम भाई, इसके पास तो 4 है तो 4 तो पूरा कैसे होगा। तो ये इस ऑक्सीजन को ये क्या करता है, गेन कहता है, इस ऑक्सीजन को कहता है कि मैं तेरे को हाइड्रोजन दूं। ये क्या, हाँ चलो दे दे यार, इसको लगता है ये भला होगा, लेकिन ये क्या करता है, इसको हाइड्रोजन देके यहाँ से खुद बॉन्ड बना लेता है ऐसे। ये इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी रेखीय संरचना ग्लूकोज की। तो सर इसकी चक्रीय संरचना कैसी होगी, चूंकि इसमें 6 कार्बन है, इसकी जो चक्रीय संरचना बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, CH2OH। ये तो हमेशा ऊपर ही रहेगा जो लास्ट कार्बन है। फिर H, ये H एक बार नीचे आ गया, इस H को ऊपर ले आओ, OH नीचे आ जाएगा, OH नीचे आ गया, ऊपर ले आओ, H नीचे आ जाएगा, H OH OH H। समझ गए मेरी बात को। ये है बीटा संरचना। और बीटा संरचना क्यों है, क्योंकि इसमें OH ऊपर की साइड है। वहीं पे मैं अगर इसको बनाऊं CH2OH H H OH OH H H OH H OH। ये OH नीचे साइड अल्फा संरचना, ये ग्लूकोज की बीटा संरचना, ये ग्लूकोज की अल्फा संरचना। यानी कि अल्फा और बीटा किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर 1 वाला जो कार्बन है उसके अंदर OH ग्रुप अगर ऊपर की साइड लटका हुआ है, ऊपर की साइड लगा हुआ है तो वो बीटा संरचना, और OH ग्रुप अगर नीचे की तरफ लगा हुआ है तो अल्फा संरचना। याद क्या रखना है, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 नंबर कार्बन। तो 6 नंबर कार्बन CH2OH के रूप में हमेशा ऊपर रहता है, ये आप सबको पता है। 6 नंबर कार्बन CH2OH के रूप में हमेशा ऊपर की तरफ लगा रहेगा, उसके नीचे हाइड्रोजन लगा रहता है। अब यहाँ पे याद जैसे रखना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन नीचे आ गया तो यहाँ पे ऊपर आएगा, यहाँ पे ऊपर आ गया यहाँ पे नीचे आएगा, यहाँ पे नीचे आया यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, है ना। यहाँ पे ये ऐसे चल रहा है, H OH OH H OH। समझ गए मेरी बात को, ये कैसे सीक्वेंस चल रहा है। इस सीक्वेंस के हिसाब से याद रखोगे, कभी कंफ्यूज नहीं होगी, ये ऐसे ही चलेगा। अल्फा बीटा के अंदर यहाँ पे इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। अल्फा बीटा सिर्फ इधर इधर का काम है, 1 नंबर कार्बन पे OH ऊपर बीटा, OH नीचे अल्फा, इससे कोई मतलब नहीं बाकी से। बाकी आपको एक बार बनाना सीखना है, अल्फा बीटा में सेम रहेगा, ठीक है। तो ये ग्लूकोज की संरचना है, ये किसकी संरचना है, ग्लूकोज की संरचना है। समझ में आई मेरी बात, समझ में आई कि नहीं आई। मिटाओ इसको, मिटाओ। चलो अब अपन देखते हैं गैलेक्टोज की संरचना। ग्लूकोज की देख ली, अब किसकी देखते हैं, गैलेक्टोज। ये भी तो एक हेक्सोज सुगर थी, गैलेक्टोज। ये ग्लूकोज के बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस इसके अंदर आपको याद रखना है। वो क्या है बताओ, एक डिफरेंस इसके अंदर होगा, क्या होगा, ये जो OH है ना ये भी इस साइड होगा और इस साइड हाइड्रोजन होगा। ये बस इतना सा अंतर है गैलेक्टोज के अंदर। जो ग्लूकोज थी उसमें तो केवल एक 3 नंबर वाला जो कार्बन था ना उसी का OH इस साइड, लेकिन जो गैलेक्टोज है उसके अंदर 3 नंबर वाला कार्बन भी और 4 नंबर कार्बन दोनों ही के OH इस साइड होते हैं, दोनों के OH इस साइड होते हैं। ये आप साइड में कहीं लिख लेना, नोट करके भूल जाओ। अभी तो मैं बता रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप बाद में देखोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि संरचना में बदलाव क्या है। ग्लूकोज के अंदर 3 नंबर कार्बन का OH समूह इस साइड है, जबकि गैलेक्टोज में ये कौन सी साइड है, राइट साइड है, राइट साइड होगी, हाँ राइट साइड में। बाकी जो गैलेक्टोज है उसके अंदर 3 और 4 दोनों कार्बन के OH समूह राइट साइड है ना। इतना सा अंतर इसके अंदर याद रखना है, ठीक है। तो ये इसकी रेखीय संरचना होगी। अब आप कहेंगे सर चक्रीय संरचना क्या होगी, है ना, चक्रीय संरचना क्या होगी, तो इसकी उल्टी हो जाएगी चक्रीय संरचना। भाई
होगा तो वही ना, ये CH2OH H, ये तो फिक्स ही रहता है। अब यहाँ पे क्या होगा, ऐसे कर दो OH H, है ना, ऐसे कर दो OH H OH H H OH OH H। ये किसकी संरचना होगी? अब OH ऊपर है, इसका मतलब बीटा संरचना। ये किसकी संरचना होगी? गैलेक्टोज की संरचना होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि दो OH इस साइड है तो ये ऊपर की साइड रहेगी, ये तो चेंज होता रहता है। ये किस पे डिपेंड करता है? इसके ऊपर। अगर राइट साइड होगी तो ये ऊपर की तरफ होंगे, तो नीचे की तरफ होंगे, तो उस पर डिपेंड करता है। ये इसकी संरचना गैलेक्टोज की। देखो फटाफट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गैलेक्टोज बहुत आसान है, कुछ भी नहीं किया। जो ग्लूकोज की संरचना थी उसमें थोड़ा सा बदलाव किया, OH को एक साइड और इधर लगा दिया, इस वजह से इसकी संरचना भी थोड़ा सा क्या हो गई, बदलाव हो गई। कैसे? क्योंकि एक OH ऊपर की तरफ आ गया, जबकि उसमें क्या था। देखो ग्लूकोज की संरचना अगर मैं बढ़ाऊं, CH2OH H H OH OH H H OH OH H, ये ऐसी थी। यहाँ पे क्या बदला हुआ? सिर्फ इस कार्बन पे ये देखो OH और H इस साइड बदल गई। क्यों बदली? इस चौथे नंबर वाले कार्बन की, ये चौथा नंबर कार्बन है, 1 2 3 4, 4 नंबर कार्बन पे OH इस साइड आ गया, इस वजह से ये बदल गया, इसमें OH ऊपर आ गया। अब समझ में आया कि नहीं आया? कि अभी भी नहीं आया? अभी भी नहीं आया तो गो, अभी भी नहीं आया तो कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब अपन देख लेते हैं। लास्ट हमारा बचता है फ्रक्टोज। मिटाओ इसको, मिटाओ, बना लो फटाफट, बना लो। और चीजें नोट कर लो, साइड में कोई चीज आपको समझ में आ गई तो उसको नोट कर लो अपनी भाषा में। चलो इसको मिटा रहा हूं। अब फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर हमें नहीं देखनी, क्योंकि हमारे काम की भी नहीं है ना। क्या देखनी है? बताओ तुम क्या कहते हो, देखनी है नहीं देखनी? तुम बताओ, देखनी है? फ्रक्टोज देख लेते, फिर तुम कहोगे बताया नहीं। फ्रक्टोज सरगरा, इसके अंदर भी वही है, 6 कार्बन होंगे, लेकिन यहाँ पे जो मुख्य क्रियात्मक समूह होता है ना वो कीटोन होता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों तुम जो पढ़ रहे थे उसमें क्या था? एल्डिहाइड था। इसमें क्या होगा? कीटोन होगा। तो उसकी संरचना कुछ ऐसी बनेगी। कार्बन कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन होंगे, है ना, 1 2 3 4 6 कार्बन होंगे। एक कार्बन इसमें इस साइड आ जाएगा, CH2OH, इस साइड में OH, OH H और H, और ये क्या हो जाएगा? ये तो वही हो जाएगा, H H OH। ठीक है, और लास्ट वाला तो O बनाते ही इस पहले वाले के साथ, ये हो जाएगा, और इसमें OH और H आ जाएगा। ये इसकी संरचना हो जाएगी। ठीक है, इसकी संरचना थोड़ी सी अलग संरचना है, क्योंकि यहाँ पे मुख्य क्रियात्मक समूह रूप में क्या है? कीटोन है। ये तो आपको बताइए भाई, सेकंड लास्ट कार्बन पहले वाले के साथ इसके पास OH था, ये OH अपना क्या कर देता है? इसको दे देता है। तो यहाँ पे मान लो कीटोन ग्रुप था, तो इसने अपना हाइड्रोजन इसको दे दिया। पहले इसके पास CH ग्रुप था, इसने इसको दे दिया, तो यहाँ पे ये बन गया। ठीक है, अब इसकी अगर हम चक्रीय संरचना देखें तो वो कैसी बनेगी? वो कुछ इस प्रकार की बनेगी। 6 कार्बन की है, लेकिन इसकी संरचना जो है ना वो 5 कार्बन की जैसी बनेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखो, इधर ऊपर CH2OH लगा रहेगा, और इस साइड नीचे भी CH2OH लगा रहेगा। ये देखो, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा फ्रक्टोज की संरचना तो कंफ्यूज नहीं होना, ये एग्जाम में नहीं आनी। एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि कोई बच्चों को अगर देख रहे हैं कि सर लगे यार ये भी बता दो, तो बता दे रहा हूँ, लेकिन डरना नहीं है। फ्रक्टोज आपके एग्जाम में नहीं आएगी, संरचना नहीं पूछेंगे। ठीक है, चलो, तो ये यहाँ पे CH2OH ऊपर और इसके अंदर भी नीचे, तो टोटल 1 2 3 4 कार्बन, 5 और 6 कार्बन। ठीक है, तो H HOH OHH और इसके अंदर भी H होता है। ठीक है, तो ये किसकी संरचना है? फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना, और ये रेखीय संरचना। क्लियर है? क्लियर है बातें? चलो
मिटाओ इसको, ठीक। अब अपन पढ़ते हैं डाइसैकेराइड शर्करा। क्या पढ़ते हैं? डाइसैकेराइड। ये क्या है सर? ये भी आसान, डाइसैकेराइड शर्करा। इसमें मैं सबकी स्ट्रक्चर आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक तो मैं माल्टोज की संरचना बना के बता देता हूं और एक मैं आपको सुक्रोज की संरचना बना के बता देता हूं। दोनों की संरचना बना के बता देता हूं, एक माल्टोज की एक सुक्रोज की। माल्टोज किससे बना होता है बताओ? 2 अल्फा ग्लूकोज, मतलब 2 ग्लूकोज होते हैं इसमें। अब अपन को इसमें और स्पेशल याद रखना है कि 2 ग्लूकोज तो होते ही होते हैं, लेकिन ये ग्लूकोज कौन से होते हैं? अल्फा ग्लूकोज होते हैं। कौन से होते हैं? अल्फा ग्लूकोज। ये 2 ग्लूकोज कौन से होते हैं? अल्फा ग्लूकोज होते हैं, ये भी याद रखना पड़ेगा। 2 अल्फा ग्लूकोज बनाओ पहले भाई। अब अपन को पता है कि ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज कैसे बनेंगे, अगर पता है तो फिर बनाओ ना। एक अपन को अल्फा ग्लूकोज बनाना है। CH2OH H H OH OH H H OH H OH, ये क्या है? अल्फा ग्लूकोज। वैसे इसमें बना दो CH2OH H H OH OH H OH H, ये भी अल्फा ग्लूकोज। एक अल्फा ग्लूकोज, 2 अल्फा ग्लूकोज, इन दोनों से बनेगा माल्टोज। माल्टोज कैसे बनेगा मैंने आपको बता दिया कि जब दोनों रिएक्शन आपस में, दोनों जब आपस में अभिक्रिया करेगी तो यहाँ से जल का अणु निकलेगा, है ना। कैसे करेगी? ये निर्जलीकरण अभिक्रिया होती है। क्या होती है? निर्जलीकरण। और निर्जलीकरण का मतलब क्या होगा? निर्जल यानी कि जल का बाहर निकलना, निर्जलीकरण अभिक्रिया होती है यानी कि जल का बाहर निकलना। जल का अणु यहाँ से बाहर निकलेगा। कहाँ से? ये यहाँ पे देखो 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर कार्बन, इसके अंदर ये 1 नंबर 2 नंबर, तो यानी कि 1 नंबर कार्बन। 1 नंबर और 4 नंबर कार्बन के जो OH समूह है ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। इधर क्या है? OH, इधर क्या है? OH। तो यहाँ पे देखो OH और इसका भी H, दो जल के अणु क्या होता है? ये H2 होता है जल का अणु, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो ये 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये बाहर निकल जाएगा यहाँ से, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अगर लास्ट में संरचना कैसे बनेगी वो देखनी है तो यहाँ पे ये O रहेगा, सिर्फ O ही रहेगा। एक OH था, इधर भी OH था, तो 2 H और 1 O निकल गया, पीछे क्या बचा? O, तो बस ये बन गया। और इसको कहते हैं 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताना ही भूल गया आपको कि जब ये मोनोसैकेराइड इकाइयां आपस में जुड़ती है तो वो किसके सहायता से जुड़ती है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ती है। किसके द्वारा? ये बात आप लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, ग्लाइकोसाइडिक बंध, कि 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ती है। किसके द्वारा? ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ती है। ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है और इसे 1,4 ग्लाइकोसाइडिक, क्योंकि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच बताए तो ये कार्बन 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, तो माल्टोज कैसे बना समझ में आया? आया समझ में? वैसे ही तुम सुक्रोज बना लोगे? नहीं बना पाओगे, मैं बना दूं। देखो लैक्टोज तुम्हें बनाना है, लैक्टोज तुम्हें बनाना है। लैक्टोज में 2 यूनिट होती है, एक ग्लूकोज एक गैलेक्टोज, लेकिन ध्यान रखना एक बीटा ग्लूकोज होती है और एक बीटा गैलेक्टोज होती है ना। इसके हिसाब से तुम बनाना बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज। सुक्रोज कैसे है? सुक्रोज में एक होती है अल्फा ग्लूकोज और एक होता है बीटा फ्रक्टोज। ये संरचना केवल तभी बना पाओगे जब आपके साथ ये भी याद है कि अल्फा और बीटा में भी कौन सी। बच्चे क्या करते हैं, ये भी याद रख लेते हैं कि सुक्रोज में एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज होता है, लेकिन अल्फा एक बीटा वो नहीं पता, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। सुक्रोज में क्या होगा देखो, सुक्रोज में कैसे बनेगी तुम सुनो। अल्फा ग्लूकोज बनाओ पहले, सुनने की बात ही नहीं है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप धनाधन मेरे साथ बना सकते हो। क्या बनाना है? CH2OH H H OH OH H H OH, अल्फा बनाना है तो H ऊपर रख दो, और इधर बनाना है अपन को बीटा फ्रक्टोज। बीटा फ्रक्टोज की संरचना आपने अभी देखी कैसी होती है, जैसी होती है। तो इसके अंदर हो जाएगा CH2OH, हाँ, इसके अंदर नीचे इधर भी CH2OH रह जाएगा, H H H OH OH और H। ऐसे थी नहीं, सॉरी, इसके अंदर OH ऊपर था,
ये वाला OH ऊपर था, ये संरचना थी। चलिए सॉरी इस साइड 1 मिनट रुकना इसको। हाँ यहाँ पे देखो ऊपर CH2OH आ गया, इधर नीचे CH2OH और इधर ऊपर H आ जाएगा। इधर H नहीं है, OH है। जैसे कि मैंने यहाँ पे संरचना पहले बनाई थी, उसमें शायद गलत लिख दिया, उसमें OH है। तो अब ये OH आपस में क्रिया कर लेंगे, सिंपल सी बात है। ये OH आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, O बन जाएगा। यहाँ से जल कण बाहर निकल जाएगा, रो बन जाएगा। कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, 2 OH को आपस में जोड़ना है और जब ये जुड़ेगी तो यहाँ से जल कण बाहर निकलेगा, एक ऑक्सीजन बच जाएगी जो बॉन्ड बनाएगी, उसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना था। अब ये आप एक घर कर लोगे। देखो मैंने पूरी आपको सारी स्ट्रक्चर समझाने का प्रयास किया, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अपन सीख रहे हैं ना, सीख रहे। अभी आपको एकदम से नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार देखो 3 बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई इतनी ज्यादा दिक्कत वाली चीजें नहीं, आप खुद प्रैक्टिस करना, 2-3 बार आ जाएगा। अपन भी कम नहीं है ना। अब अपन पढ़ते हैं फाइनली पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में अपन को किसी की भी संरचना नहीं देखनी है, नॉर्मली जितनी बातें मैं बता रहा हूँ उतनी ध्यान में रख लेना। ठीक है, 5 मिनट का लेक्चर हमारा और बचा है, 5 मिनट आप बैठे। अब हमें क्या देखना है, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, पॉलीसेकेराइड क्या होता है। पॉलीसेकेराइड में भी अपन कौन से पढ़ रहे हैं, पहले होमोपॉलीसेकेराइड पढ़ रहे हैं। होमोपॉलीसेकेराइड सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ग्लाइकोजन। इसकी जो एकलक इकाई होती है ना, वो होती है अल्फा ग्लूकोज। क्या होती है, अल्फा ग्लूकोज, ये चीज याद रखना। और चूंकि ये होमोपॉलीसेकेराइड है तो सारी की सारी अल्फा ग्लूकोज होगी इसमें, है ना। ऐसे नहीं है कि अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रक्टोज नहीं, क्योंकि होमो है तो सारी यूनिट तो सेम होगी, तो सारी यूनिट क्या होती है, अल्फा ग्लूकोज इसमें होती है। इसके अंदर ब्रांचिंग मिलती है, ये ग्लाइकोजन जो होता है ना, ये साकित होता है। कैसा होता है, साकित, ब्रांचिंग इसके अंदर मिलती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जहां पे ब्रांचिंग मिलती है वहां पे 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। जहां पे ब्रांचिंग होती है वहां पे 1,6, और अगर नॉर्मल कंडीशन है तो वहां पे 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। नॉर्मल कंडीशन में 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, ये नॉर्मल में बनता है ना। तो ये भी मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है। बाकी ये साकित होती है, ग्लाइकोजन क्या होता है, साकित होता है, इसमें ब्रांचिंग मिलती है, तो इसके अंदर दोनों बॉन्ड मिलेंगे। 1,4 तो नॉर्मल मिलता ही है, और साकित होने से 1,6 भी इसमें आपको बॉन्ड मिलेगा। ये होता क्या है, ग्लाइकोजन क्या होता है, ये जंतुओं में स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड या फूड, भोजन। जंतुओं में भोजन जिस अवस्था में संग्रहित किया जाता है, स्टोर किया जाता है फूड को, जिस कंडीशन में या जिस अवस्था में, जिस स्टेट में, वो होता है ग्लाइकोजन। ठीक है, और स्टार्च के समान संरचना दर्शाने के कारण, स्टार्च के समान संरचना दर्शाने के कारण इसे एनिमल स्टार्च कहते हैं, इसे एनिमल स्टार्च कहते हैं। ये इतनी बातें आपको ग्लाइकोजन के बारे में याद रखनी है, रख पाओगे भाई। कितनी बातें हैं, ग्लाइकोजन की एकलक इकाई क्या होती है, अल्फा ग्लूकोज। ये ग्लाइकोजन जो होता है ये साकित होता है, यानी कि इसमें ब्रांचिंग मिलती है। जहां पे ब्रांचिंग मिलेगी वहां पे बॉन्ड जो होता है वो 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। कहने का मतलब कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के मध्य बॉन्ड बनता है, तो 1,6 कहते हैं। फिर ये जो है ये जंतुओं के अंदर स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है ना। और स्टार्च के समान संरचना होने के कारण इसे एनिमल स्टार्च कहते हैं। चूंकि ये जंतुओं में पाया जाता है तो ये एनिमल का स्टार्च। ठीक है, ये ग्लाइकोजन हो गया। अब अपन पढ़ते हैं स्टार्च। ग्लाइकोजन तो जंतुओं में स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, वैसे ये स्टार्च क्या है, पादपों में स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। क्या है स्टार्च, स्टार्च ये क्या है, पादपों में
स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। इसकी अगला इकाई क्या हो जाएगी, वही जो ग्लाइकोजन की थी, अल्फा ग्लूकोज। इसके अंदर ये हो जाएगा। स्टार्च के दो भाग होते हैं, कौन कौन से, एक होता है एमाइलोज और एक होता है एमाइलोपेक्टिन। एक होता है एमाइलोज और एक होता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज होता है, इसके अंदर ब्रांचिंग नहीं मिलती है, नो ब्रांचिंग, जबकि इसमें ब्रांचिंग मिलती है। अगर इसमें ब्रांचिंग मिलती है तो ये चीज आप बिल्कुल समझ गए कि इसके अंदर जो बॉन्ड होंगे वो 1,4 भी होगा और 1,6 भी होगा। ये खुद लिख लोगे कि भाई बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और बीटा 1,6 ग्लाइकोसाइड, लेकिन इसमें केवल 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, क्योंकि ब्रांचिंग नहीं, इसमें ब्रांचिंग नहीं है, लेकिन इसमें हेलिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है। हेलिकल स्ट्रक्चर, ब्रांचिंग का मतलब साकित, हिंदी वाला वही साकित, मैं भूल गया, और हेलिकल मतलब कुंडलित संरचना, हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट, इसके अंदर हेलिकल स्ट्रक्चर पाई जाती है, जबकि इसके अंदर ये नहीं पाई जाती, हेलिकल स्ट्रक्चर एब्सेंट। और चूंकि इसमें हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसी कारण स्टार्च आयोडीन के साथ नीला रंग दर्शाता है। यह सवाल कई बार आता है कि स्टार्च जो है वो आयोडीन के साथ क्रिया करके नीला रंग दर्शाता है। ये बात तो आपको पता है कि जो स्टार्च होता है वो आयोडीन के साथ रिएक्शन करके नीला रंग दर्शाता है, लेकिन स्टार्च के किस भाग के कारण, एमाइलोज भाग के कारण। इसके दो भाग स्टार्च के भी, एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन। नीला रंग किसकी वजह से दर्शाता है, एमाइलोज घटक के कारण, एमाइलोज भाग के कारण। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हेलिकल स्ट्रक्चर है और इसी हेलिकल या कुंडलित संरचना के बीच आयोडीन के अणु फंस जाते हैं और नीला रंग दर्शाते हैं। क्लियर है इतनी बातें। एक इकाई वही अल्फा ग्लूकोज है और 5 का स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है। इतनी बातें याद रखना। मुख्य भाग ये होता है एमाइलोज, है ना, ये आप सॉरी एमाइलोज 10 से 25% होता है और बाकी का ये होता है 75 से 90%। ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आपका आता है, स्टार्च के बाद आ जाता है आपका इन्यूलिन। इन्यूलिन भी बता देता हूं मैं, ये 2 नंबर हो गया, 3 नंबर इधर मैं बता देता हूँ। इन्यूलिन ये क्या है, इसमें केवल एक बात याद रखनी, इसकी जो एक अलग इकाई होती है वो होती है बीटा फ्रक्टोज। बीटा फ्रक्टोज, ठीक है, बीटा फ्रक्टोज। चलो लिखो, इसको लिखो, आगे बढ़ते हैं। सेल्यूलोज, अगर अगला हमारा जो होमोपॉलीसेकेराइड है वो है सेल्यूलोज। क्या होता है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज क्या होता है, क्या होता है, इससे पहले इसकी एक अलग इकाई क्या है, तो इसकी एक अलग इकाई है बीटा ग्लूकोज। ये पार्पो की कोशिका भित्ति से बनी होती है, पार्पो की कोशिका भित्ति का घटक। सबको ही पता है पार्पो की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है कि नहीं होती, सेल्यूलोज से बनी होगी। कॉटन फाइबर में इसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, कॉटन फाइबर होता है ना, कॉटन फाइबर में इसकी जो मात्रा होती है वो 95% होती है, सर्वाधिक मात्रा होती है, मैक्सिमम। ये 3 बातें सेल्यूलोज में याद रख लेना। और हमारा बचता है काइटिन। काइटिन ये क्या होता है बताओ, इसकी जो एक अलग इकाई है, इसकी एक अलग इकाई क्या होती है, नाग। सर ये क्या होता है, ये तो सुना ही नहीं आपने, बताया नहीं। ये एक व्युत्पन्न मोनोसेकेराइड है ना, इसका पूरा नाम लिखो, देखो नाग का पूरा नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना, एन एसिटिल ग्लूकोज एमाइन, ये इसका पूरा नाम है नाग का, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन, नाग का। ये एक व्युत्पन्न मोनोसेकेराइड है। व्युत्पन्न मतलब ग्लूकोज से उत्पन्न हुआ है, कैसे भी करके उसमें कुछ बदलाव करके व्युत्पन्न हुआ है। काइटिन क्या होता है, कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, काइटिन से। कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, काइटिन से। और क्या है सर, और इसमें याद रख लेना जो ऑर्थोपोडा के जंतु होते हैं, ऑर्थोपोड्स के बाह्य कंकाल का घटक, वो भी क्या होता है, काइटिन होता है। तो 2 याद रखना, एक तो कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होगी, एक ऑर्थोपोडा के जितने भी जीव हैं उनका जो बाह्य कंकाल है वो भी किससे बना होगा,
काइटिन से बना होगा और इसकी जो मोनोमर है वो नाग होता है एन एसिटाइल ग्लूकोजेमाइन। ये आपके होमोपॉलीसेकेराइड यहाँ पे होते हैं समाप्त। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। होमोपॉलीसेकेराइड यहाँ पे समाप्त होते हैं। बेटा इसको चलो अब हमें पढ़ना है हेट्रोपॉलीसेकेराइड। नाम का पढ़ना है बस, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। 1 मिनट लगाऊंगा मैं। हेट्रोपॉलीसेकेराइड, इसमें केवल एक ही याद रखना आपको, वो है पेप्टिडोग्लाइकन। क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन। ये क्या है? जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? जीवाणु की सेल वॉल किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं पहली क्लास में, ठीक है। दूसरी क्लास में पढ़ी होगी, पहले में नहीं तो, ठीक है। चलो अब इसके अंदर एकलक इकाइयां क्या होती है? एकलक क्या होगा? तो यहाँ पे नाम आप ध्यान से देखना, हेट्रो मतलब यहाँ पे अलग अलग मोनोसेकेराइड इकाई आपस में जुड़ी होगी। बाकी अपन ने जितने भी पढ़े उनमें एक एक नाम पढ़ रहे थे, यहाँ पे एक से काम नहीं चलेगा। हेट्रोपॉलीसेकेराइड है तो इसमें एक होता है नाग और एक होता है नाग। नाग अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोजेमाइन। और नाम क्या होता है? एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। नाग तो जो काइटिन है उसका भी एकलक इकाई थी। यहाँ पे हेट्रोपॉलीसेकेराइड है तो इसमें नाग भी होता है, नाम भी होता है। ये दोनों एकलक इकाइयां होती है किसकी? पेप्टिडोग्लाइकन की। दोनों की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये आपका पेप्टिडोग्लाइकन याद रखना है। हेट्रोपॉलीसेकेराइड में एक ही नाम याद रखना है। वैसे एनसीईआरटी में शायद ये भी नहीं दे रखा होगा, लेकिन चूंकि जीवाणु की कोशिका हमारे सिलेबस में है तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। एक भी ऐसी चीज नहीं है जो मैंने छोड़ी है, और सारी चीजें आपको समझाने का प्रयास किया है। स्ट्रक्चर आपको बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास किया है। एक बार में नहीं आई तो उसको 2 बार देखो, जरूर समझ में आ जाएगी, है ना। और जितनी चीजें इसमें हमें पढ़नी थी वो हमने पढ़ लिए। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अपन अमीनो एसिड और प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, फिर अगली क्लास में फैट वगैरह वो पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी वो मुझे जरूर बताएंगे, और अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये अपना जो काम है, आपका काम है, वो आप कर देना, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।